आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। तो सबसे पहले मैटर क्या होता है ये सब तुम लोग ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। मैटर का 5 स्टेट्स होता है: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसके बारे में हम लोग क्लास 9th में पढ़े हैं। तो इसमें सॉलिड स्टेट के बारे में हम लोगों को क्लास 12th में पढ़ना है, और वही जो गैसेस स्टेट है और लिक्विड स्टेट है इसके बारे में हम लोगों को इस क्लास में हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है, जिसमें से गैसेस स्टेट के बारे में स्पेशली ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। उससे रिलेटेड बहुत सारा लॉज वगैरह देखना है, थ्योरीज देखना है। ठीक है, तो उसको हम लोग 1 बाई 1 देखेंगे। तो सबसे पहले गैस के बारे में हम लोग जानते हैं कि गैस का कुछ बेसिक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हम लोग क्लास 9 में भी पढ़े हुए हैं, याद होगा अच्छे से। कि गैस जो होता है उसका शेप, साइज, वॉल्यूम कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, उसके अलावा जो होता है गैस में पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम होता है गैस के केस में, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है पार्टिकल्स के बीच में वो मिनिमम होता है, बहुत कम, मतलब ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है। उसके अलावा जो है गैस के केस में चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मैक्सिमम है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होता है, बहुत कम होता है, इसीलिए उसका पार्टिकल्स जो होता है वो फ्रीली रैंडम मोशन में जो होता है वो मूव कर सकता है और वो करता है। ठीक है, तो वो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ उसका पार्टिकल्स मूव करता है रैंडम मोशन में, मतलब इधर उधर डायरेक्शन में, जिसकी वजह से जब अगर किसी कंटेनर में उसको डाला जाता है गैस को तो उसके वॉल पे हिट करता है और उसकी वजह से प्रेशर जनरेट होता है। ठीक है, तो वो होता है। फिर इसके अलावा जो होता है चूंकि गैस में पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए उसका पार्टिकल जो होता है, गैस जो होता है वो वेरी लूजली पैक्ड होता है और उसको आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, हाईली कंप्रेसिबल होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, और अगर कोई फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस अगर हम लेते हैं तो वो वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। इस फॉर्मूला के हिसाब से वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा तो डेंसिटी कम होगी। तो डेंसिटी जो होता है वो गैस का, सॉलिड, लिक्विड और गैस में सबसे कम डेंसिटी गैस की होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई इसके गैस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो गई। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो हम लोगों को गैस से रिलेटेड कुछ लॉज देखना है। ठीक है, बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एवोगैड्रो लॉ है। ठीक है, ये सब गेल-लुजैक्स लॉ सब है, तो वो सब हम लोग 1 बाई 1 करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ जो होता है वो ये कहता है कि अगर टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहे, ठीक है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट जब रहता है तो गैस के द्वारा जो प्रेशर जो एक्सर्ट किया जाता है, प्रेशर जो लगाया जाता है वो उसके वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये हुआ कि गैस जितना ही ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, वो प्रेशर उतना ही कम एक्सर्ट करेगा। ठीक है, गैस जितना ही कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो प्रेशर उतना ही ज़्यादा एक्सर्ट करेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ही होता है कि एक चीज़ बढ़ेगा तो दूसरा चीज़ घटेगा, एक चीज़ घटेगा तो दूसरा चीज़ बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, दैट इज ग्रेटर इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, लेसर इज द प्रेशर अप्लाइड बाय इट, एंड लेसर इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, ग्रेटर विल बी द प्रेशर अप्लाइड बाय इट। ठीक है, तो ये चीज होता है। तो ऐसे जितना ही ज्यादा गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो प्रेशर उतना ही कम एक्सर्ट करेगा। ठीक है, और वही गैस अगर कम वॉल्यूम अगर ऑक्यूपाई करता है तो वो प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करेगा। ये चीज होता है। तो इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर दो फिजिकल कोई अगर क्वांटिटी अगर है उसके बीच में अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है तो उसका ग्राफ हाइपरबोला टाइप का जाता है। ये इसका मैथ्स में पढ़ना है। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पढ़ना है 11th क्लास में, तो उसमें ये सब हाइपरबोला, पैराबोला ये सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो उसमें ये चीज़ ये बताया जाता है कि अगर दो किसी भी क्वांटिटी के बीच में अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है तो उसका ग्राफ हाइपरबोला टाइप का जाता है। ये हाइपरबोला हुआ। ठीक है, हाइपरबोला। ठीक है, तो इसमें ये यहाँ पे बता सकते हैं जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया हुआ है, इसीलिए ये जो ग्राफ है इसको कहा जाएगा आइसोथर्म। आइसोथर्म मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। तो बॉयल्स लॉ में जो होता है वो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसीलिए इसका जो ग्राफ जो आएगा उसको हम लोग कहेंगे आइसोथर्म वाला ग्राफ कहेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ होता है।
और अगर तो यहाँ से जब प्रोपोर्शनैलिटी वाला साइन जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा k1, ठीक है। तो p इज इक्वल टू k1 इंटू वन बाई वी, ठीक है। k1 क्या है, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम p और वन बाई वी के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो p और वन बाई वी के बीच में जो रिलेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा। p और v के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, लेकिन p और वन बाई वी के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, ठीक है। तो इस तरह से p और वन बाई वी के बीच में जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन जाएगा। ये ओम्स लॉ में जैसे कि हम लोग पढ़े क्लास 10th में भी कि वहाँ पे v और i के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन था तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन गया था, ठीक है। तो जब भी ग्राफ अगर दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाता है। तो p और वन बाई वी के बीच का ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन जाएगा, ठीक है। p और v के बीच का ग्राफ हाइपरबोला, ठीक है। और p और वन बाई वी के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो वही इसका यहाँ पे नोट में लिखा है इसका, व्हेन ग्राफ इज ड्रॉन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर ग्राफ को अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे ड्रॉ किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्म बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से इस फॉर्मूला के हिसाब से पी वी इज इक्वल टू के वन आ जाएगा, ठीक है। पी वी इज इक्वल टू के वन जो कि एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ हम बोल सकते हैं कि इस तरह से जो है वी वन, ठीक है। वी जब V1 है तो प्रेशर P1 है, और जब V2 है तो प्रेशर P2 है, ठीक है। अगर गैस का वॉल्यूम अगर V1 है तो प्रेशर P1, और गैस का वॉल्यूम अगर V2 है तो प्रेशर P2 है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इस तरह से, तो ये जो पी वी इज इक्वल टू के वन है, तो अगर हम P के जगह पे P1 लगाते हैं, V के जगह पे V1 लगाते हैं, तो P1 V1 इज इक्वल टू के वन ही होगा जो कि कांस्टेंट है, और P2 V2 भी अगर लेंगे तब भी के वन ही आएगा, कांस्टेंट ही आएगा, ठीक है। तो मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का ये रिलेशन ये बता रहा है कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट आएगा बॉयल्स लॉ के केस में। बॉयल्स लॉ का केस की अगर हम बात जब करेंगे तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू ही देगा, ठीक है। इसीलिए उसी चीज से हम ये बता सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, क्योंकि P1 V1 भी K1 के ही बराबर होगा और P2 V2 भी K1 के ही बराबर होगा। तो यहाँ से रिलेशन हम ला सकते हैं P1/P2 इज इक्वल टू V2/V1, ठीक है। तो इस तरह से ये रिलेशन जो है वो बॉयल्स लॉ का यूज करके हम लोग ला सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है बात हो गई बॉयल्स लॉ की बात है, ठीक है। बॉयल्स लॉ क्या कहता है और उसमें जो है इसका जो रिलेशन इसके बेसिस पे हम लोग इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज है कि इसमें जो है वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के वन जो है कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो अमाउंट ऑफ गैस पे, कितना अमाउंट ऑफ गैस हम ले रहे हैं, टेम्परेचर पे, टेम्परेचर अगर वैरी करेगा तो के1 की वैल्यू चेंज कर सकती है, इसीलिए बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है ताकि के1 की वैल्यू चेंज ना हो। और यूनिट्स इन विच प्रेशर एंड वॉल्यूम आर एक्सप्रेस्ड, प्रेशर और वॉल्यूम का यूनिट जो है वो हम क्या रख रहे हैं उस पे भी डिपेंड करता है के1 की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से जो बॉयल्स लॉ के केस में जो कांस्टेंट के1 आता है उसकी वैल्यू इन तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ गैस, टेम्परेचर, और किस यूनिट में जो है वो प्रेशर और वॉल्यूम को एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ है। अब इसके बाद जो है ये इसका ग्राफ जो है प्रेशर और वॉल्यूम का अलग अलग टेम्परेचर पे जो है वो यहाँ पे ड्रॉ किया गया हुआ है। तो ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ है, ठीक है। T1 टेम्परेचर पे, T2 टेम्परेचर पे, ये T3 टेम्परेचर पे, ठीक है। तो वो चीज़ होता है। तो इसका ये ग्राफ जो है यहाँ पे ये बता रहा है इसमें कि T1 जो है वो T2 से ज़्यादा है और T2 जो है वो T3 से ज़्यादा। तो T3 से ज़्यादा T2, T2 से ज़्यादा T1, ठीक है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो ऊपर वाले ग्राफ का है, ठीक है। तो टेम्परेचर जब उसका ज़्यादा है तो वहाँ पे उसके केस में देख सकते हैं कि वो चीज़ होता भी है, अगर टेम्परेचर अगर ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर भी ज़्यादा रहता है। तो देख लो जो ऊपर वाला ग्राफ है उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा, ठीक है, उसके प्रेशर की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो वो चीज़ होता है इसका। तो इस तरह से ये ग्राफ जो है पी और वी के बीच का होगा अलग अलग टेम्परेचर पे। और ये जो ग्राफ है पी और वन बाई वी के बीच का ग्राफ है, ठीक है, जिसमें कि अलग अलग टेम्परेचर पे है, T1 पे, T2 पे, T3 पे। अभी हम लोग जस्ट देखें कि पी और वी के बीच का ग्राफ हाइपरबोला जाता है
और P और 1/V के बीच का ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन जाता है, ठीक है। और तो उसमें हम लोग केवल एक का देखे थे, यहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर पे, वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट था, यहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर पे किसी गैस का हम लोग ग्राफ ड्रॉ किए हैं, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का और प्रेशर और 1/V के बीच का, ठीक है। तो वही चीज़ हो जाता है इसका। तो इस तरह से ये ग्राफ को जो है वो ध्यान में रखना है। अब उसके बाद जो है इसमें ये इसका जैसे कि देख सकते हैं कि इफ़ वी कॉम्प्रेस अ गैस, अगर गैस को हम लोग कॉम्प्रेस करते हैं, प्रेशर इंक्रीजेज। अगर गैस को, ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम कॉम्प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो प्रेशर इंक्रीज करता है, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंगली वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो मतलब ये होता है कि वॉल्यूम अगर ज़्यादा हो तो प्रेशर कम, वॉल्यूम अगर कम तो प्रेशर ज़्यादा। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जहाँ प्रेशर ज़्यादा वहाँ वॉल्यूम कम, जहाँ प्रेशर कम वहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा, ठीक है। तो अगर हम किसी गैस को कॉम्प्रेस कर रहे हैं तो इसका मतलब हम प्रेशर लगा रहे हैं, प्रेशर ज़्यादा दे रहे हैं। तो प्रेशर जब ज़्यादा दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो वही है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ वॉल्यूम विल डिक्रीज, ठीक है। और हम जानते हैं फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम जब डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी इंक्रीज करेगा, क्योंकि डेनोमिनेटर की वैल्यू जब घटती है तो पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। तो डेंसिटी उस हिसाब से जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, तो डेंसिटी विल इंक्रीज, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रेशर जो है वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। प्रेशर जो है वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहाँ पे इस रिलेशन से हम लोग चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हो जाएगा इसका। तो इस तरह से, और कैसे प्रेशर डेंसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है, वो यहाँ पे हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे, गैस को कंप्रेस करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो बॉयल्स लॉ के हिसाब से वॉल्यूम घटेगा, और वॉल्यूम जब घटेगा तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम फार्मूला के अकॉर्डिंगली डेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होती है तो फ्रैक्शन की वैल्यू, डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर ज़्यादा हो तो फ्रैक्शन की वैल्यू कम, और डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर कम हो तो फ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस तरह से इसका ये चीज़ हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद जो है, तो यहाँ पे उसी के हिसाब से प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो यहाँ पे हम लोग वही चीज़ देखें कि प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम घट रहा है तो डेंसिटी बढ़ रहा है, तो मतलब प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो वही हो गया। तो इस तरह से ये वाला रिलेशन जो है वो ध्यान में रखना है। इसका जो मैथमेटिकल वाला जो चीज़ है उसका हम लोग